राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अभी मैं परिचय दूंगा। तो जो मेरे परिचय में इंटरेस्टेड नहीं है वो करीब आधे मिनट तक वीडियो को आगे विस्थापित कर दें। तो आई एम जय सिंह फ्रॉम राजस्थान, जयपुर। आई एम एक्स RAS एंड आई एम रिटायर्ड ऑफिशियल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और इस यात्रा के जारी रखने के लिए मैंने बहुत विषयों का अध्ययन किया है जो मेरे इस ज्ञान योग की यात्रा में मेरे बहुत मददगार हुए हैं। तो उनमें सबसे पहले तो भौतिक विज्ञान है, उसके बाद में जीव विज्ञान है, फिर मनोविज्ञान है, फिर स्टैटिस्टिक्स यानी मैथ्स की जितने भी ब्रांच वगैरह हैं वो है, फिर जितने भी धार्मिक ग्रंथ मेरे को उपलब्ध हुए, मेरी इच्छा थी भारतीय दर्शन में भी और पाश्चात्य दर्शन में भी। और बाकी योगा में भी मैंने योग प्रदीप जो पतंजलि का है उसमें मैंने योगा में इसी का पार्ट है हिप्नोटिज्म, तो वो भी लिए मेरे लिए सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो अपना मुख्य बिंदु है, मुख्य जो टॉपिक है वो एक ऐसे विषय पर है जो कि एक मनुष्य की आयु कितनी होती है, जिसको हम दैनिक जीवन में उसके जन्म से मृत्यु तक मानते हैं ऑफिशियली, डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ एक्सपायरी। तो इस विषय पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ये सारी चीजों का स्पष्टीकरण दूंगा। तो मेरा ये डिस्क्लेमर है कि जो मानसिक रूप से कमजोर हैं तो ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को ना देखें। हो सकता है ये वीडियो आपको विचलित कर दे। तो 18 साल से कम तो वैसे भी वैलिड नहीं है ना, सर्टिफिकेट यूट्यूब भी नहीं देती है, मैंने भी इस प्रकार से उसमें टिक किया हुआ है। तो 18 वर्ष से कम इसको ना देखें। तो मित्रों, आयु के संबंध में जो मेरा ज्ञान है मैं सारा आपको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसका दूंगा। आप जो भी बिंदु आपको इसमें ये लगे कि भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत से लोगों ने विज्ञान नहीं पढ़ी हुई है, तो आप उसको सुन के गूगल पर तुरंत उसका चेक कर करिए। जैसे मैं DNA का उपयोग करूंगा और बायोलॉजी की कई टर्म्स इसमें आएंगी और फिर भौतिक विज्ञान का इसमें सिद्धांत आएंगे कुछ, तो उनको टिक करते रहो और आप गूगल से सर्च कर लेना। वो वो सब सिद्धांत वगैरह सब चीजों की इंफॉर्मेशन है, उनका क्या काम है, कैसी चीजें हैं, वो आपको गूगल से मिल जाएगी। आपको बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं मेरे से उदाहरण लेता हूँ, दूसरों को उदाहरण नहीं देंगे कि मेरा जन्म कब हुआ। ऑफिशियली 5 अगस्त 1961 को। तो मेरी आयु ऑफिशियली वहां से गिनी जा रही है। 5 अगस्त को मैं उत्पन्न हुआ और आज मैं 64 वर्ष का हूँ। और जब भी मेरा प्राणांत होगा उस वक्त तो आयु कैलकुलेट कर दी जाएगी। तो क्या वाकई मेरी ये आयु है? क्या मेरे जन्म से पूर्व मैं या मेरी चेतना या मेरी आत्मा नहीं थी? और मेरे मरने के बाद में क्या मेरी चेतना, मेरी आत्मा वो समाप्त हो गई है? इसी बात पर अपन चर्चा करेंगे। तो अपन जीव विज्ञान की तरफ चलेंगे। जीव विज्ञान के अनुसार जैसे अपन केवल आज मनुष्यों की बात करेंगे, तो मनुष्य में जो जैविक कोशिका है उसके न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर जीन्स वगैरह होते हैं, गुणसूत्र वगैरह जो भी है। तो जब भी कोई इंसान गर्भ में उत्पन्न होता है तो एक कोशिका उसको अपनी माँ से मिलती है, जिसको अपन एग बोलते हैं, वो भी एक कोशिका ही होती है, ध्यान रखना इस बात का। और एक कोशिका उसको अपने पिता से मिलती है, जिसको अपन स्पर्म बोलते हैं। वो दोनों एक एक कोशिका है, दोनों मिलती है। तो दोनों कोशिकाएं मिलकर दो नहीं होती, ये ध्यान रखना, वो एक ही कोशिका बनती है और उसको जाइगोट बोलते हैं। और हिंदी में इसको अपन भ्रूण बोल सकते हैं। फिर जो DNA माता पिता से मिले हैं, आइडियली तो आधे आधे होनी चाहिए और बाकी इनका रेशो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीरो किसी का भी नहीं होता। ना माता का जो DNA से आ रहा पार्ट वो जीरो होगा अपने शरीर में, ना पिता से आएगा। अगर ऐसा होता कि दोनों के DNA के पूरा DNA माता का पूरा DNA,
पिता का अगर 50% 50-50 के हिसाब से मिलता और सभी बच्चों को भी उसी प्रकार से मिलता, तो सारे भाई बहन बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, जैसे ट्विंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो फिर वो थोड़ा बहुत इनमें परिवर्तन होता है, और कोई अपने ननिहाल पक्ष पर ज्यादा जाता है, कोई अपने पितृक पक्ष की तरफ ज्यादा जाता है। तो जीव उसमें कब पड़ता है, तो डॉक्टर्स तो ये डिक्लेयर करते हैं जी वो 4-5 महीने का होता है, उसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, तब उस बोलते हैं अब इसमें लाइफ आ गई है जीव। लेकिन वो भूल जाते हैं कि माता से जो हमें एक कोशिका प्राप्त हुई है, एग जिसको बोलते हैं, वो भी जीवित है, और पुरुष से जो हमें एक कोशिका प्राप्त हुई है पिता से, जिसको अपन स्पर्म बोलते हैं, वो भी एक जीवित कोशिका है। और इन दोनों के मिलने से जो प्रथम एक ही कोशिका बनती है जायगोट, वो भी जीवित है। एक जो मूल सिद्धांत है प्रकृति के कुछ मूल सिद्धांत है, उनको अभी तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। वो मूल सिद्धांत ये है कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। इसका हिंदी में रूपांतरण ये है कि शून्य से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे एक किसी प्रकार की ऊर्जा दूसरे में परिवर्तित होती है, ऊर्जा ऊर्जा से ही परिवर्तित होगी, मास मास से ही परिवर्तित होएगा, मास ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है, ऊर्जा वो मास में परिवर्तित हो। बाकी डिटेल इसमें पूरा जो फिजिक्स पढ़े वो समझ गए, बाकी इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। आजकल तो बहुत आसान है, हिंदी में बोलिए भी ये सिद्धांत किसका किसने दिया था उसका हिंदी में आपको फटाफट बता देंगे। जो अंग्रेजी समझते हैं तो अंग्रेजी में बोल देंगे। तो साइंटिफिक टर्म्स वगैरह मेरा थोड़ा अंग्रेजी का ज्यादा अभ्यास है, बाकी मेरा सोचने का तरीका वगैरह सारा हिंदी का है। तो जो मेरे विचार है वो मैं अपने हिंदी में व्यक्त करूंगा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी अपन प्रयोग कर लेंगे, लेकिन साथ में उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगा। तो दोनों मिल गए। अब वही चीज इस पर लागू होती है जीव विज्ञान पर, ठीक है ना। बहुत एडवांस स्टडीज जो है उनकी भी सीमा पहुंची है, बहुत चीजें होंगी, इसमें कुछ और रिसर्च होने वाली है। उसका भी मूल सिद्धांत ये है कि जीव से ही जीव उत्पन्न हो सकता है, निर्जीव से कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, ये मूल सिद्धांत है, ये कोई इसको चैलेंज नहीं कर पाया। आगे कोई चैलेंज करता तब इसमें रिसर्च की बहुत गुंजाइश है। अब जो डीएनए है, डीएनए उसका काम क्या है, आपका शरीर कैसा बनेगा, आगे आपका व्यवहार कैसा होगा, फिर उसके अंदर जीन्स है, वो तो बहुत डिटेल एक डीएनए तो आप ये मान लीजिए सूचनाओं का भंडार, आपका रंग रूप इत्यादि सारे की सारी सूचनाएं है, वो माता पिता की पीढ़ी से अगली वाली संतान को प्राप्त हुई है, और यही प्रक्रिया चलती है। जब बालिग क्या नाम मनुष्यों की शादी होती है, उनके जो बच्चे होते हैं तो वो भी डीएनए अपने बच्चों को देते हैं। उनके डीएनए में क्या होगा, उनके माता पिता के भी गुण होंगे, उनकी दादा दादी के भी गुण होंगे, नाना नानी के भी गुण होंगे, और अब पीछे पीछे चलते जाओ आप। ये दैनिक जीवन में खबरें आती है, आप रिसर्च करके देख लीजिए कि कोई भी मानव अवशेष, उदाहरण के लिए मैं मेरे पे लेता हूं, मान लो कि कहीं से मेरे 500 साल पुराने मेरे किसी बुजुर्ग का, दोनों पक्षों से, ननिहाल पक्ष से और पिता पक्ष से कोई अवशेष मिल गया, जैसे बाल मिल गया या हड्डी का टुकड़ा मिल गया, दांत बच जाते हैं, दांत संस्कार करते हैं तो नाखून बच जाते हैं, तो उनसे अपन डीएनए ले लेते हैं। मेरा डीएनए ले लिया और जो पुराना अवशेष है उससे डीएनए ले लिया, तो जो डीएनए का काम करते हैं, है ना, अब तो जो साइंस है वो एडवांस हो गई है, वो बता देंगे कि जो अवशेष है ना वो मेरी ऊपर वाली कौन सी पीढ़ी का है, पीढ़ी बता देंगे। उदाहरण के लिए एक दादा था, उसका कोई हड्डी का अवशेष है तो वो मिल गया, उसका डीएनए ले लो। फिर पिता का कोई अवशेष मिला ही नहीं, वो मान लो कि गायब हो गया, कुछ नहीं बचा, उसका पता ही नहीं लगा। तो मेरे डीएनए को चेक करके, मेरे दादा के डीएनए को चेक करके वो साइंटिस्ट जो इसका काम करते हैं वो बता देंगे कि जयसिंह जी आप और आपके दादा के जो भी जिस व्यक्ति का भी डीएनए है उसके बीच में एक पीढ़ी और थी। समझ गए आप। तो जो अपने जो भारतीय परिक्षेत्र में रहते हैं,
ये तो वो जो थ्योरी दी, ये भी आर्यंस बाहर आए थे, ये वो, चलो उस पर अपन नहीं जाएंगे। उस डीएनए से साबित हुआ कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे के सारे मूल निवासी वो बहुत पुराने समय भारत के निवासी है, अब उनको आर्यन कहो या जो भी है। इसी प्रकार से हम, जब कोई व्यक्ति मर गया, जला दिया उसको, तो अब उसके बाकी जो जलने वाले अवशेष हैं वो जल गए, उसकी हड्डियां बच जाएगी, दांत बच जाएंगे, चलो मान लो गायब हो गया। जब उसका पुत्र गुजरता है, पुत्र जिंदा पुत्र से आप उसका डीएनए ले लो और जो अवशेष पुराना उसी डीएनए ले लो, बीच की पीढ़ियां सारी आ जाएंगी। कब तक की डीएनए से जांच हो चुकी है, कहाँ तो पुरानी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता इत्यादि, वहां से जो कंकाल निकले, उन कंकालों से आज के मनुष्य से दोनों की डीएनए मैच करवाया तो बता दिया ये एक ही जेनेटिक सिस्टम है सारा सबका। और वो ज्यादा एक्यूरेसी से बताएंगे तो आपका टाइम पीरियड बता देंगे, बीच में आपकी कितनी पीढ़ियां गुजरी। अब अपना जो प्रश्न है इस पक्ष में कि किसको अपन जीवित बोले, किसको मृत बोले, सबसे पहले तो समस्या यही आ जाती है। अब मान लीजिए जिस दिन माता पिता की जो एक एक जो कोशिकाएं मिली है गाय गोट के रूप में, तो मेरे हिसाब से तो उसी दिन जीव है उसमें, और दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रमाण है। जिस दिन हम देखेंगे जीव और निर्जीव में भेद क्या है, तो जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां से पता लगता है। इसकी कोई परिभाषा कोई भी वैज्ञानिक आज तक दे नहीं पाया कि किसको हम जीव बोलेंगे, किसको निर्जीव बोलेंगे। बीच में से कंटिन्यूटी है, कड़ियां चलती है पूरी पूरी। जीवित को एक्सट्रीम पोजीशन पे उधर से माने, निर्जीव को उधर से माने, बीच में भी कंटिन्यूटी है। आपको बहुत से इस प्रकार के जीव बोले हैं, कुछ भी बोले वो ऐसे मिलेंगे जिनमें जीवों और निर्जीवों की दोनों के गुण है। इस तरफ जीवों के गुण बढ़ते जा रहे हैं, उस तरफ राइट साइड में निर्जीवों के गुण बढ़ते जा रहे हैं। उस सीमा तक अपन जाते हैं तो आज तक की जो रिसर्च है उसके हिसाब से तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको निर्जीव की श्रेणी में लिया जाता है। उसमें डीप पे अपन जांच करते तो वो भी जीव, वो भी उसमें भी जीव, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन अपन एक दो पीढ़ी तक चलेंगे। तो मेरी माता के मेरे रूप का गर्भ धारण करने से पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो मैं क्या मेरे माता और पिता के जीवित शरीर में था या नहीं था, उनकी कोशिकाएं, उनका डीएनए है, दोनों के मिलने से आधा डीएनए आइडियल स्थिति दे देते हैं। आधा डीएनए मेरी माता से है, आधा डीएनए पिता से है। तो कुछ जीवित था तभी तो है, जीव से ही जीव उत्पन्न हो सकता है। ये मान लीजिए ये मेरी माता जब कुंवारी थी या मेरे नाना जी का जो डीएनए ना, वो भी डेड नहीं है, और मेरा पोता और पड़पोता जो भी होंगे वो भी डेड नहीं है, उनका डीएनए भी जीवित है। वो मतलब उस निर्जीव वो हो ही नहीं सकता। बाकी आप गूगल पर सर्च करो, दुनिया भर की रिसर्च आपको मिल जाएगी। तो मैं अपना निर्णय बता देता हूँ, इसलिए मैंने कहा भी आप इस वीडियो को देख के विचलित हो सकते हैं। तो जो भाइयों, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि जिनको ऐसा लगे यार ये अपना तो ठीक नहीं लगता, तो वीडियो को बंद कर दे, वो आगे ना देखें। ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो मेरा ये मानना है कि मैं इस संसार में मेरी जो आइडेंटिटी है, ये बाहर वाला शरीर नहीं, मेरी जो चेतना है जिसको मैं बोलता हूँ, उसका अस्तित्व मेरे जन्म से पहले भी था, मेरे माता पिता के रूप में था, उससे पहले भी था, मेरे नाना नानी दादा दादी के रूप में भी था, उससे पहले भी था, मेरे पड़नानी पड़ना दादा के रूप में भी था, और मेरे इधर से पड़दादा पड़दादी के रूप में भी था। पीछे चलते चलो। अब बताओ मैंने जन्म कब लिया है इस धरती पर, है ना? तो मैं तो कहता हूँ मेरा जन्म, मैं अस्तित्व में कब आया था, है ना? अब भी तो कोई तुरंत वाली ये तो घटना है ही नहीं भी मैं मेरी माँ से उत्पन्न हुआ उसी वक्त में जीव था, उससे पहले भी मैं जीव था। अब बात बच गई पूरे ईयर्स की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो जितनी साइंटिफिक अभी अपने पास प्रमाण उपलब्ध है, जो डीएनए चेक करके बता सकते हैं, और अपने पास उनके कोई अवशेष हैं, मेरे 20वीं पीढ़ी पहले के मेरे नाना नानी या मेरे 20वीं पीढ़ी इधर से पहले के मेरे दादा दादी का कोई अवशेष हो, तो वो साइंटिस्ट बता देंगे कि जय सिंह जी वाकई आप इनकी संतान है, इनके डीएनए में वो गुण है जो अभी आज की तारीख में उस वक्त थे। तो उस वक्त भी मैं जीव का कोई अंश नहीं होता है कि ये चीज ध्यान रखिए।
ये नहीं कि आधी लाइफ निकलेगी बॉडी से, आधा जीव अंदर रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जीव तो या तो कंप्लीटली जाएगा उस बॉडी से, और या फिर क्या नाम कंप्लीटली नहीं जाएगा। कंप्लीटली नहीं जाएगा तब अपन को दैनिक जीवन में जीवित बोलते हैं। जब वो जीव जो कंप्लीटली बॉडी से निकल गया उसको हम निर्जीव बोलते हैं। की स्थिति ऐसी है, इसके समतुल्य अपने को भौतिक विज्ञान में सिद्धांत मिलता है क्वांटम स्कैटरिंग में, कि कोई भी फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो या तो वो पूरी तरह से अवशोषित होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, या तो वो गायब हो जाएगा, उसके अंदर समाहित हो जाएगा, या पूरी तरीके से परावर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिजिटल सिस्टम है पूरा 0 और 1 2 डिजिट होती है, जिसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, सारी चीजें कंप्यूटर वगैरह उसी पर आधारित है। तो सिग्नल या तो 0 होगा या फिर वो 1 होगा। बीच के 0.1 या 0.5 इस प्रकार से उसका विभाजन नहीं होता। इसी प्रकार से बायोलॉजी में अपन देखें तो मानव मस्तिष्क का जो नर्वस सिस्टम का भाग है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, जैसे ताता ठंडा गर्म वगैरह जो भी है, क्या नाम जो अपने को महसूस होता है जीवा वगैरह, तो न्यूरॉन्स मस्तिष्क में तो न्यूरॉन्स होते हैं। और बाहर जो तंत्रिका तंत्र में जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है। तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं जो आपस में मिलती है ना, वहां पर एक सिनोप्सिस नाम का एक जॉइंट होता है बीच में, वो भी एक जैविक पदार्थ है। तो एक तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन से जो सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, या तो वो पूरी तरीके से जाएगा या फिर जाएगा नहीं वो। तो ये बिल्कुल बाइनरी सिस्टम पर कंप्यूटर की तरह ही हमारा ब्रेन की पूरी फंक्शनिंग है वो आधारित है। तो आप यही मानो कि भी जीव या तो है या नहीं है, बीच की स्थिति नहीं होती कि भी दादा परदादा में थोड़ा थोड़ा जीव बटा हुआ है या हुआ है। तो ये प्रमाणिक रूप से तो आपको जो अपने साइंस बता रही है, और जो बाकी बीच का जो गैप है अपनी समझ में, वो क्या है कि फिलहाल अपने ज्ञान की कमी है, उसमें रिसर्च करो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो निर्णय ये है कि मेरा अस्तित्व मेरे से पहले मेरे पूर्वज थे उनमें था, और मेरे बाद में जो आगे मेरी पीढ़ियां चलेगी उनमें रहेगा। और मेरा अस्तित्व एक, चलो एक बार ये मान लेते हैं वहां पर समाप्त, जहां मेरी पीढ़ियां बंद हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा सिस्टम वो भी नहीं है, ठीक है ना। ये अपन जब इसका आगे चलेंगे तो ये पूरा ही इसका देखेंगे, तो मेरा जो अस्तित्व है ना, आप ये मानो भी इधर भी बहुत पीछे और इधर भी बहुत आगे, इसको अपन थोड़ा सा और आध्यात्मिक रूप में देखे तो अनंत विस्तार की तरह बनता है ये, ठीक है ना। तो ये जो गुण है, जो परमात्मा के ईश्वर के गुण है कि वो अनंत तक विस्तार, वो क्या नाम विस्तारित है, वो आज भी है, वो भविष्य में आगे भी होगा, और वो भूतकाल में पीछे भी होगा, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ईश्वर के जितने भी गुण है, कण कण में व्याप्त है, संपूर्ण ब्रह्मांड, वो सर्वशक्तिशाली वगैरह, वो एक जो उसका एस्पेक्ट है वो मैंने आज इस पूरे वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है कि अपना जो जीव है, जो अपन खुद है, चेतना मान लो, आत्मा मान लो, वो ऐसे नहीं है। और गीता वगैरह में लिखा है आत्मा अविनाशी है, अजर अमर है। इसको क्या नाम वो नहीं वो दंतानी, वो क्या नाम अग्नि भस्माणी, वो जो संस्कृत का श्लोक है गीता में, तो कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो आत्मा है ना वो किसी अग्नि में जल नहीं सकती, किसी हथियार से इसमें छेदन नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, इसको ये अजर अमर है, ठीक है ना। तो धन्यवाद, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे।